स्वागत डी न्यूज के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते। पीएम मोदी ने फिनलैंड को बताया शिक्षा के क्षेत्र में रोल मॉडल। पीएम मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर दिया जोर। कहा सैन्य संघर्ष किसी भी विवाद का हल नहीं। पीएम मोदी ने संघर्ष खत्म करने की सभी कोशिशों को दिया समर्थन। बिहार में सत्ता का नया युग, बिहार को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। नितिन नवीन, नीतीश कुमार सहित एनडीए उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया दाखिल। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा जदयू के वरिष्ठ नेता नामांकन कार्यक्रम में हुए शामिल। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर, ईरान इसराइल के बीच लगातार हमले जारी। नौसैनिक पोत डुबोने पर विदेश मंत्री अरागची का अमेरिका को अल्टीमेटम। कहा गहरे पछतावे के लिए रहें तैयार। भारत ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खमेनी की मौत पर की संवेदना व्यक्त। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री, शोक पुस्तिका पर किए हस्ताक्षर। और आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की नई दिल्ली में हुई मुलाकात को लेकर। पीएम ने अतिथि राष्ट्रपति का हैदराबाद हाउस पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया। फिनलैंड के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति की बैठक के बाद द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई बड़े समझौते हुए। दोनों देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, आधिकारिक सांख्यिकीय और पर्यावरणीय सहयोग से जुड़े सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। फिनलैंड के राष्ट्रपति के साझा वक्तव्य में पीएम ने वैश्विक अस्थिरता का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि ऐसे हालात में भारत और यूरोपीय संघ सहयोग की नई इबारत लिख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की 2 बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता विभिन्न क्षेत्रों में भारत फिनलैंड सहयोग को प्रबल करेगा। पीएम ने फिनलैंड को डिजिटल तकनीक और इंफ्रा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदार बताया। पीएम ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों और डिजिटीकरण और स्थिरता संबंधी रणनीतिक साझेदारी का रूप देने का फैसला किया है। यह पार्टनरशिप एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए
ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। पीएम ने कहा कि फिनलैंड भारतीय छात्रों और टैलेंट के लिए पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। पीएम ने दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को अहम बताया। देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए आज हमने फिनलैंड के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है। इसके साथ हम जॉइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड एक रोल मॉडल है। आज हमने टीचर ट्रेनिंग, स्कूल टू स्कूल पार्टनरशिप और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में रिसर्च सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वैश्विक विवादों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते हालात में वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी है। भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एक मत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है। और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की इस दौरान सराहना की। उन्होंने भारत में हुए आर्थिक विकास और बदलाव की दिल खोलकर प्रशंसा की। Salute your diplomatic skills when you say that we stand here as two big democracies. There is one big and one slightly smaller, but I think the key message is that we share values. I would also like to congratulate you for your leadership. My last visit to India was actually in 2013 in my capacity as Minister of Trade. And the change that I just see on the streets of New Delhi and that I will most probably see in Mumbai in a couple of days is palpable. This is an economic miracle that we're witnessing, and I wish you all the best. आपको बता दें, भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने गुरुवार को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। और साथ ही फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने नई दिल्ली स्थित राजघाट पर राष्ट्रपति यहां पर आपको बता दें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। फिनलैंड के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई एनडीए नेताओं ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। बिहार विधानसभा में कई बड़े एनडीए नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नीतीश कुमार के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नितिन नवीन को बीजेपी ने 20 जनवरी 2026 को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। नितिन नवीन बिहार के बांकीपुरा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। साथ ही नितिन नवीन बिहार में सड़क निर्माण, शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं जेडीयू नेता और केंद्र सरकार में वर्तमान कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा नेता शिवेश कुमार ने भी आज राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने खुशी जाहिर की। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि
नीतीश कुमार जी ने बिहार से राज्यसभा सदस्य का आज नामांकन भरा है। बीते 2 दशकों से बिहार की जनता के कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता और समर्पित नेतृत्व ने प्रदेश को जंगलराज से मुक्त कर विकास और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाया है। जनसेवा का आपका व्यापक अनुभव तथा नीति निर्माण की गहरी समझ राज्यसभा की कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाएगी। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से एनडीए के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को और भी मजबूती मिलेगी। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार की राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर उन्हें बधाई दी है। विजय कुमार सिन्हा ने एक्स पर लिखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जदयू की ओर से राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व, सुशासन की मजबूत परंपरा और बिहार के विकास के प्रति निरंतर समर्पण पूरे देश के लिए प्रेरणा है। आपके अनुभव, संतुलित निर्णय और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता ने बिहार को नई पहचान दी है। पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व से राज्यसभा में बिहार की आवाज़ और अधिक प्रभावशाली ढंग से उठेगी तथा देश के विकास में नई ऊर्जा का संचार होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज राज्यसभा के लिए नामांकन प्रस्तुत करते हुए मन स्वाभाविक रूप से उस लंबी यात्रा को याद कर रहा है जिसे हमने आप सबके साथ मिलकर तय किया। मुझे पटना पश्चिम बांकीपुरा की जनता ने हाथ पकड़कर चलना सिखाया है। पिछले 2 दशकों से अधिक समय से आपने जो विश्वास और स्नेह दिया है, उसी के बल पर मुझे बिहार सरकार में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्य और समाज की सेवा करने का अवसर मिला, जिसे मैंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने का प्रयास किया। नितिन नवीन ने आगे लिखा कि चाहे श्री राम नवमी की भव्य शोभा यात्रा की तैयारियां हों, आस्था के पर्वों की व्यवस्था हो या बांकीपुर के विकास से जुड़े संकल्प, हर कदम पर मैंने स्वयं को आप सबके विश्वास का प्रतिनिधि मानकर कार्य किया है। आज राज्यसभा के लिए नामांकन करते हुए मन में वही जिम्मेदारी और सेवा का संकल्प है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि बांकीपुर की जनता के साथ मेरा यह आत्मीय संबंध आगे भी इसी विश्वास और समर्पण के साथ बना रहेगा और हम सब मिलकर विकसित बिहार के संकल्प को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। और नामांकन दाखिल करने से पहले आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वो राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं। उन्होंने लिखा, पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है। उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश के युग का कभी अंत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नीतीश के राज्यसभा जाने से सदन की भी गरिमा बढ़ेगी, बहस का स्तर भी ऊंचा होगा। नीतीश युग का अंत कभी हो नहीं सकता। उन्होंने नया बिहार बनाया है। जैसे कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जिंदा हैं, ऐसे ही युग युग तक नीतीश कुमार भी याद किए जाएंगे। ये जाहिर है कि सदन की भी गरिमा बढ़ेगी, बहस का स्तर ऊंचा होगा और यूं भी 2001 में अपनी ख्याति के चलते और अपने अच्छे बौद्धिक ज्ञान के चलते उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब भी मिला था। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राहुल सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। विधानसभा में नामांकन दाखिल करने के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर नेताओं ने राहुल सिन्हा को शुभकामनाएं भी दी।
आपको बता दें, बंगाल से भाजपा के राहुल सिन्हा ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है और इस दौरान जैसा हमने आपको बताया, खासतौर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य जो थे वो इस दौरान मौजूद भी रहे और वहीं राज्य भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी इस मौके पर उपस्थित रहे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, असम की खाली होने वाली 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन गुरुवार को एनडीए गठबंधन के 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा की ओर से कैबिनेट मंत्री जोगेन मोहन और दुलियाचांद विधानसभा क्षेत्र के विधायक तेरसवाला साइकिल पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वहीं तीसरी सीट के लिए एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल यूपीपीएल यानी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के अध्यक्ष प्रमोद बोरो ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा व मंत्रिमंडल के कई सदस्य और भाजपा नेता उपस्थित रहे। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 5 राज्यों में 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी का नाम प्रमुख है, जिन्हें एक बार फिर तेलंगाना से उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से फूलोदेवी नेताम को फिर से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। वह वर्तमान में छत्तीसगढ़ से ही राज्यसभा सदस्य हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध को टिकट दिया गया है, तो तमिलनाडु से एम क्रिस्टोफर तिलक को उम्मीदवार घोषित किया गया है। ईसाई समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले तिलक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। कांग्रेस ने अपने शासन वाले तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी को फिर से उम्मीदवार घोषित किया है। सिंघवी वर्तमान में तेलंगाना से ही राज्यसभा सदस्य हैं और उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म होने वाला है। प्रदेश में 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और कांग्रेस ने दूसरी सीट के लिए वी नरेंद्र रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि दूसरी सीट के लिए उसके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं है। कुल 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 16 मार्च को होने हैं। मतों की गिनती उसी दिन की जाएगी। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए दिल्ली में 4 डिजिटल टूल्स का सॉफ्ट लॉन्च किया और शुभांकर, प्रगति और विकास का औपचारिक अनावरण किया। 2 चरणों में होने वाली यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना मानी जा रही है। खास बात यह है कि पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी और नागरिकों को स्वगणना का विकल्प भी दिया जाएगा। जनगणना के काम को आसान बनाने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC ने 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर यानी HLBC, वेब एप्लीकेशन HLO,
मोबाइल ऐप, स्वगणना पोर्टल और जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली पोर्टल, इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर घर जाकर मोबाइल ऐप से डेटा एकत्रित किया जाएगा और अधिकारी रियल टाइम डैशबोर्ड पर पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर सकेंगे। जनगणना 2027 के शुभांकर प्रगति और विकास को जनगणना से जुड़ी जानकारी को सरल और सुलभ तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। ये शुभंकर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी का प्रतीक भी हैं। पूरे देश में इस अभियान को पूरा करने के लिए लगभग 30 लाख प्रगणक, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी तैनात किए जाएंगे। जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में किया जाएगा। इस बार जनगणना में जाति से संबंधित प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। अधिकांश राज्यों के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि रखी गई है, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 की मध्य रात्रि होगी। महाराष्ट्र में वित्त वर्ष 2026-27 के राज्य बजट से पहले गुरुवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2026 को महाराष्ट्र विधानसभा में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। ये सर्वेक्षण बीते वर्ष के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति और आर्थिक प्रदर्शन का विस्तृत आकलन प्रस्तुत करता है तथा बजट सत्र की प्राथमिकताओं, चुनौतियों और नीतिगत दिशा को रेखांकित करता है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के 7.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित विकास दर से थोड़ा अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र के विस्तार के कारण होने की संभावना जताई गई है, जबकि उद्योग और कृषि क्षेत्र में भी मध्यम स्तर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 51 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि स्थिर मूल्यों पर वास्तविक जीएसडीपी 28.82 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। सरकार ने पिछले एक दशक से वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% के भीतर रखा है, जो वित्तीय उत्तरदायित्व मानकों के अनुरूप है। रोजगार के मोर्चे पर भी सुधार के संकेत मिले हैं। सर्वेक्षण में बताया गया है कि वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर घटकर 3.3% रह गई, जबकि श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 59% हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री 6 मार्च को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट प्रस्तुत करेंगे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पहुंचे। उन्होंने शोक पुस्तिका में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी के प्रति संवेदना व्यक्त की। अयातुल्लाह खामेनी 28 फरवरी को तेहरान स्थित आधिकारिक आवास में इजराइल अमेरिका के संयुक्त हमले में मारे गए थे। वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध दिन ब दिन भयावह होता जा रहा है। ईरान ने छठे दिन आज तड़के इजराइल पर मिसाइलें दागीं। इस बीच हमले से बचाव के लिए लाखों लोगों को बम शेल्टर में भेज दिया गया। ये घटना वाशिंगटन में अमेरिकी हवाई हमले को रोकने की कोशिशों को रोकने के कुछ घंटे बाद ही हुई है। दरअसल युद्ध में हवाई हमले रोकने और मिलिट्री कार्रवाई की मंजूरी के लिए अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन रिपब्लिकन सांसदों ने सीनेट में इसके खिलाफ वोट दिया, साथ ही युद्ध रोकने की मांग वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और खबर टी20 वर्ल्ड कप की। आपको बता दें, टी20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल में लगातार तीसरी बार भिड़ेंगी। इससे पहले 2022 और 2024 में आमने सामने थी। भारत छठी बार टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। वहीं इंग्लैंड भी 5वीं बार सेमीफाइनल खेल रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 29 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 17 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं। टी20 विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 3 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड को 2 मुकाबलों में सफलता मिली है। भारतीय टीम अब तक सिर्फ 1 मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गंवाकर सेमीफाइनल तक पहुंची है। उधर इंग्लैंड की बात करें तो टीम सेमीफाइनल में सुपर 8 के तीनों मैच जीत कर आई है।
तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।